तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रक्रिया खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है। प्रक्रिया खाते का नमूना भी दीजिए अथवा प्रक्रिया परिव्यांकन की सामान्य विशेषताएं बताइए अथवा साधारण क्षय, असाधारण क्षय तथा साधारण बचत की परिभाषा दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि वस्तु की लागत निर्धारण में इनका क्या प्रभाव पड़ता है अथवा सामान्य क्षय, असामान्य क्षय तथा असामान्य लाभ की गणना कीजिए अथवा प्रक्रिया लागत निर्धारण नीति से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व समझाइए। तो दोस्तों प्रक्रिया खाता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो पर विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये क्वेश्चन आता है तो हूबहू आपको यही आंसर लिखना है। आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेंगे क्योंकि हम इसमें आपको सबसे सटीक उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रक्रिया खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रक्रिया खाता की तैयारी। तो प्रक्रिया लागत लेखा विधि के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग खाता खोला जाता है जिसके नाम, पक्ष व उस प्रक्रिया में होने पर समस्त वे लिखे जाते हैं। प्रक्रिया में होने वाले सामान्य तथा असामान्य क्षय, वजन में होने वाले क्षय, अवशेष की बिक्री, उपोत्पादों की बिक्री तथा वृथा अंश की बिक्री में जमा पक्ष में दिखाया जाता है। नाम तथा जमा पक्षों का अंतर प्रक्रिया का उत्पादन होता है जिसे अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया में गुजरने के बाद जब माल विक्रय योग्य हो जाता है तो उसका स्थानांतरण तैयार स्टॉक खाते में कर दिया जाता है। जी हाँ, किसमें? फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। प्रक्रिया खाता प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसे निम्न आधार पर तैयार किया जाता है। तो आइए फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको प्रोसेस नंबर 1, ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्रिया खाते का नमूना यहाँ पे आपका फॉर्मेट बना हुआ है। तो देख सकते हैं आपके 3-3 कॉलम बने हुए हैं। पार्टिकुलर है, QTY है, क्वालिटी है, आपका अमाउंट है। दूसरे साइड भी सेम यही है। तो एक साइड टू मटेरियल, टू वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है। दूसरे साइड अदर सारी एंट्रीज आपकी दी हुई है। यह आपका नमूना है प्रक्रिया खाते को। अगर प्रक्रिया खाते संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्मेट पर, इसी एंट्री के आधार पर आपको उसको हल करना होगा। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। प्रक्रिया खाते की मदों का स्पष्टीकरण। तो डेबिट की तरफ जो लिखी हुई हैं वह है सामग्री, मटेरियल। देख सकते हैं आपको फॉर्मेट में दिखाया गया है। डेबिट साइड में आपका मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो अपन देख सकते हैं पहला है सामग्री, मटेरियल। प्रथम प्रक्रिया में सामग्री या तो स्टोर से अथवा प्रत्यक्ष क्रय द्वारा प्राप्त की जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में सामग्री का मूल्य प्रक्रिया खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा है श्रम, जिसे क्या कहते हैं? लेबर। उत्पादन कार्य में लगे श्रमिकों को दी गई मजदूरी संबंधित प्रक्रियाओं के नाम पक्ष में लिखी जाती है। प्रत्यक्ष मजदूरी को अलग अलग प्रक्रियाओं में बांटने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु अप्रत्यक्ष मजदूरी को उचित आधार पर बांटना होता है। तीसरा है अन्य व्यय, अदर एक्सपेंसेस। सामग्री एवं श्रम के अतिरिक्त अन्य सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्ययों को भी प्रक्रिया खाते के नाम पक्ष में लिख दिया जाता है। अप्रत्यक्ष व्ययों को किसी उचित आधार पर विभिन्न प्रक्रियाओं में बांट दिया जाता है। ये आधार नंबर 1 विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाला समय। दूसरा है विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य। तीसरा है प्रत्यक्ष मजदूरी अनुपात आदि हो सकते हैं। असाधारण बचत को भी इस खाते में नाम पक्ष में लिखा जाता है। अब क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली कौन कौन सी मदें हैं तो देख लें। जमा पक्ष की मदें, मतलब क्रेडिट पक्ष की। तो भार में कमी, लॉस इन वेट। सामान्य प्रक्रिया के बीच सामग्री के भार में कुछ कमी आ जाती है, जैसे चीनी बनाने की प्रक्रिया में गन्ने के भार में कमी तथा कपड़ा बनाने में कपास के भार में कमी। ठीक, इस कमी को प्रक्रिया खाते में जमा पक्ष के भार वाले खाने में लिख दिया जाता है तथा रकम का खाना खाली छोड़ दिया जाता है। सेकंड है अवशेष की बिक्री। उत्पादन प्रक्रिया में जो माल रद्दी हो जाता है तथा जो सीजन इकट्ठी होती है उस बिक्री भी प्रक्रिया खाते में जमा पक्ष में लिखी जाती है। तीसरा है उपोत्पाद की बिक्री। मुख्य उत्पादन के साथ साथ कुछ अन्य वस्तुओं का भी उत्पाद हो जाता है जिन्हें उपोत्पाद कहा जाता है। इसे तथा इसके स्कंध को प्रक्रिया खाते में जमा पक्ष में लिखा जाता है। चौथा है क्षय। साधारण क्षय, असाधारण क्षय एवं असाधारण बचत को प्रक्रिया में जमा पक्ष में लिखा जाता है। इनका लेखा
अगले प्रश्नों में बताया गया है, तो अपन उनको भी ध्यान से देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, प्रक्रिया या विधि लागत विधि से लागत आशय एवं परिभाषाएं। एक बार फिर से देखिए, प्रक्रिया या विधि लागत विधि से लागत आशय एवं परिभाषाएं। ठीक, क्या कहेंगे अपन, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत विधि से तात्पर्य लागत की उस प्रणाली से होता है जहां किसी वस्तु को अंतिम निर्माण की स्थिति में आने के लिए कई विभिन्न प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है और उन विभिन्न प्रक्रियाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। इस विधि में एक प्रक्रिया का माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल का कार्य करता है। एक प्रक्रिया का माल दूसरी प्रक्रिया को हस्तांतरित कर दिया जाता है और जब वह अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है अर्थात निर्मित हो जाता है, उसे तैयार या निर्मित माल खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सॉल्स के अनुसार एक परिभाषा है, सॉल्स के शब्दों में प्रक्रिया लागत खाते ऐसे उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें ऐसी वस्तु का निर्माण होता है जो विभिन्न विधियों में से होकर गुजरती हैं और जिन्हें प्रत्येक विधि की लागत जानना आवश्यक होता है। विधि लागत लेखांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सामान्य प्रक्रिया लागत लेखा विधि में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश होता है, जैसे नंबर 1, उत्पादन कार्य कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत एक उत्पादन का निर्माण होता है। नंबर 2 है, एक प्रक्रिया में एक से अधिक उत्पादों के निर्माण के लिए प्रत्येक उत्पादन को निश्चित अवधि प्रदान की जाती है। नंबर 3 है, उत्पाद सजातीय एवं सदस्य होता है तथा एक प्रक्रिया की इकाइयां एक ही प्रकार की होती हैं। चौथा है, उत्पादन मानक होता है और प्रक्रिया भी मानक का प्रकार होती है। पांचवा है, उत्पादन कार्य संपन्न करने के लिए प्रक्रियाओं का क्रम तथा प्रत्येक प्रक्रिया की क्रियाएं निर्दिष्ट होती हैं। नंबर 6, उत्पाद के पूर्ण होने तक एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में होता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की आवश्यकता एवं महत्व। वैसे बिना प्रक्रिया खाते के ही किसी वस्तु की संपूर्ण लागत ज्ञात की जा सकती है, लेकिन ऐसे निर्माण उद्योग में जहां किसी वस्तु का उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, निम्न कारणों से प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की आवश्यकता होती है। नंबर 1, उत्पादन की प्रत्येक स्थिति में लागत की जानकारी। जब उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण किया जाता है तो उत्पादक उत्पादन की प्रत्येक स्थिति में लागत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है, क्षय की जानकारी। जब उत्पादन विभिन्न विधियों से होकर गुजरता है तो प्रत्येक प्रक्रिया में सामग्री का क्षय होने की पूर्ण संभावना रहती है। जब तक प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले क्षय की जानकारी न हो तब तक लागत की सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। विधि खाते तैयार करने में हमें सभी प्रकार के क्षय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। विधि खाते तैयार करने का यह भी एक उद्देश्य होता है। नंबर 3 है, उपोत्पादों तथा सह उत्पादनों की लागत की जानकारी प्राप्त करना। कुछ वस्तुओं के निर्माण की प्रकृति इस प्रकार होती है कि मुख्य वस्तु का उत्पादन होने के साथ साथ कुछ सहायक वस्तुओं का उत्पादन अपने आप में हो जाता है, जिन्हें उपोत्पाद या सह उत्पादन कहा जाता है। जैसे मूंगफली का तेल बनाते समय खली का उत्पादन हो जाना। इन उपोत्पादों की लागत ज्ञात करने के लिए भी विधि खाते तैयार किए जाते हैं। विधि लागत लेखांकन के माध्यम से ही मुख्य उत्पादन तथा सह उत्पादन के संयुक्त व्ययों का बंटवारा कर दोनों की पृथक पृथक लागत ज्ञात की जाती है। चौथा है, प्रत्येक विधि की लाभ हानि की जानकारी। विधि लागत लेखांकन से प्रत्येक विधि की लाभ हानि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं अपन प्रक्रिया लागत लेखा विधि के अंतर्गत आने वाले उद्योग। तो इस प्रणाली का उपयोग प्रायः निम्नलिखित उद्योगों के लिए किया जाता है। नंबर 1, निर्माणी उद्योग, आयरन व स्टील, सीमेंट व चूना, कागज रबर, ऑटोमोबाइल, सेरामिक, बर्फ व रोगन आदि। दूसरा है रसायन उद्योग, सुगंधित खनिज तेल एवं दवाई आदि। तीसरा है खान उद्योग, कोयला, खनिज तेल, गंधक, लौह, जस्ता आदि। चौथा पॉइंट है आपका यहाँ पे अपन देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है आपका जन उपयोगी उद्योग, विद्युत उत्पादन, गैस उत्पादन आदि। जब उत्पादन विभिन्न विधियों से होकर गुजरता है तो प्रत्येक विधि में कुछ ना कुछ क्षय अवश्य होते हैं। यह क्षय 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, सामान्य क्षय, नंबर 2, असामान्य क्षय, नंबर 3, असामान्य बचत। इन सभी का विस्तृत विवेचन अगले प्रश्न पर करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं सामान्य क्षय, नॉर्मल वेस्टेज। जी हाँ, सामान्य क्षय, नॉर्मल वेस्टेज। सामान्य क्षय में सामान्य कार्य पद्धति से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो हानि या क्षय हो जाता है उसे सामान्य या साधारण क्षय कहते हैं। जैसे सामग्री के सूख जाने पर या उड़ जाने पर होने वाली कमी, इस प्रकार के
विक्रय से निर्मित इकाइयों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। यदि छह सामग्री की बिक्री से कुछ राशि वसूल हो जाती है तो उसे उत्पादन की लागत में से घटा देना चाहिए। इस प्रकार के साधारण छह को गत अनुभवों के आधार पर प्रतिशत के रूप में निश्चित कर लिया जाता है तथा विधि लागत खाते में जमा पक्ष में दिखाया जाता है तथा प्राप्त धनराशि को राशि के खाते में दिखाया जाता है। असाधारण छह से आशय उत्पादन की ऐसी हानि से है जो पूर्व निर्धारित सामान्य क्षय से ज्यादा हो। उदाहरण के लिए एक कारखाने में उत्पादन के दौरान 20% सामान्य क्षय होने की संभावना मानी जाती है, लेकिन यदि वास्तविक उत्पादन 70% ही हो तो क्षय का प्रतिशत 30 हो जाता है। ऐसी दशा में 20% सामान्य क्षय एवं 10% असाधारण यानी असामान्य क्षय माना जाएगा। यह क्षय कर्मचारियों, श्रमिकों एवं प्रबंधकों की लापरवाही या मशीन को गलत ढंग से उपयोग करने से उदय होता है। सावधानी प्रयोग करके उत्पादन का इस असाधारण क्षय को कम कर सकते हैं। जब वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम हो तो उसे असाधारण क्षय कहेंगे। असाधारण क्षय की राशि को लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। असाधारण क्षय का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है, देख सकते हैं आपका एक सूत्र दिया हुआ है। प्रक्रिया की शुद्ध लागत मल्टीप्लाइड बाय असाधारण क्षय की इकाइयां अपॉन सामान्य संभावित उत्पादन की इकाइयां। ठीक, अब देखेंगे अपन एबनॉर्मल वेस्टेज, असामान्य क्षय। तो देख सकते हैं जब वस्तु के निर्माण में क्षय असाधारण क्षय से अधिक होता है तो इस अधिक क्षय को ही असामान्य या असाधारण क्षय कहते हैं। यह किन्हीं विशेष कारणों से होता है, जैसे प्राकृतिक प्रकोप, मशीन या प्लांट की खराबी, सामग्री की खरीदी एवं प्रबंधकों व कर्मचारियों की लापरवाही आदि। इस प्रकार के क्षय को विशेष सावधानी बरत कर रोका जा सकता है। इस प्रकार के क्षय को विधि लागत खाते में जमा पक्ष क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसकी लागत निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1, साधारण इकाइयां माइनस साधारण क्षय इकाइयां इक्वल टू शेष इकाइयां। सेकंड इसी में अपन देख सकते हैं साधारण लागत माइनस साधारण क्षय इकाइयों का मूल इक्वल टू शेष लागत। थर्ड है असाधारण क्षय की इकाइयों का मूल इक्वल टू शेष लागत अपॉन शेष इकाइयां मल्टीप्लाइड बाय असाधारण क्षय की इकाइयां। इसी में आगे देखेंगे असाधारण क्षय से निर्मित वस्तु का मूल प्रभाव नहीं होता है। इसे सीधे लाभागत खाते में अंतरित कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार के क्षय के विक्रय से कुछ राशि प्राप्त होती है तो उसे असामान्य क्षय लेखे में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा इस असाधारण क्षय खाते के अधिक को लाभ हानि खाते में आंतरिक कर दिया जाता है। अब असाधारण बचत क्या है? देखिए, जब वस्तु के निर्माण में क्षय साधारण क्षय से कम होती और क्षय की इस कमी को असामान्य या असाधारण क्षय बचत कहते हैं। असाधारण बचत की राशि को विधि लागत खाते में ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है। इसकी लागत निम्न प्रकार से की जाती है। असाधारण बचत की इकाइयों का मूल्य इक्वल टू शेष मूल्य मल्टीप्लाइड बाय शेष इकाइयां। शेष मूल्य इक्वल टू शेष मूल्य अपॉन शेष इकाइयां मल्टीप्लाइड बाय असामान्य बचत की इकाइयां। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यह क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अलग अलग क्वेश्चन के फुल आंसर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।